स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर, अर्थात किसी संधारित्र को जब आवेशित करते हैं तो उसमें जो है ऊर्जा कैसे संचित होती है और वो ऊर्जा किस रूप में होती है। तो बाय डेफिनेशन हमें देखते हैं कि संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उसकी प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये इस प्रश्न का जवाब है। जब कभी कार्य किया जाता है कहीं पर तो वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि आपको पता है संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो उस विद्युत क्षेत्र में वो कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये हमारी जो है संधारित्र की ऊर्जा है। अब आवेशित करने में जो है कार्य क्यों करना पड़ा, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन क्या है ये हम थोड़ा देखेंगे। और उत्तराखंड बोर्ड में इसमें से संधारित्र की ऊर्जा में यही टॉपिक है आपके पास, इससे ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हमको पता है, माना हमारे पास कोई संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है C, कैपेसिटेंस। अब हमने क्या किया, उसको एक बैटरी से जोड़ दिया, माना प्लस माइनस से दोनों प्लेटों को जोड़ दिया है। जिस बैटरी का विभव V था तो क्या होगा, एक करंट बहेगा और ये इसको धीरे धीरे प्लेट को चार्ज करने लगेगा और प्रेरण से माइनस चार्ज से आवेशित होने लगेगी। तो इस पे धन क्यों आवेश और इस पे ऋण क्यों आवेश। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो बैटरी के विभवांतर के बराबर है, बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो है चार्जिंग रुक जाएगी ना, फुल चार्ज हो गया जिसको हम बोलते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं 100% चार्ज, उसके बाद चार्जिंग रुक जाती है। यहाँ पे भी यही होता है। अब उस संधारित्र में जो है प्लेटों के बीच जो है एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। वो जो बैटरी ने कार्य किया, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसको चार्ज कर रहे तो बैटरी का कुछ चार्जिंग कम होगी, तो वो जो है वो कार्य के रूप में जो है वही कार्य बैटरी ने किया और वही कार्य यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। अब वो संधारित्र फुल चार्ज हो गया है तो उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V है, उस पर आवेश Q है। अब वो कार्य हमको वापस कैसे मिलेगा, या जो एनर्जी स्टोर्ड है वो वापस कैसे मिलेगी। हम उसके लिए सिंपल क्या करते हैं, इसी संधारित्र को हम क्या करेंगे, वापस किसी जो है रेसिस्टेंस से जोड़ देंगे, प्रतिरोध से जोड़ दिए, यानी फिर अब करंट जो है इस प्रकार से बहने लगेगा R से। और इस R में जो है करंट बहने के कारण जो हीटिंग होगी, हीट एनर्जी आएगी, वही जो है इसकी जो है वैद्युत स्थिति ऊर्जा हीट एनर्जी के रूप में वापस मिल जाती है हमको। हम कहते हैं संधारित्र डिस्चार्ज हो गया या अनावेशित या निरावेशित हो गया है। ये हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले फॉर्मूला हमको एक तो Q=C भी पता है। दूसरा किया गया कार्य और विभव के बीच, देखिए आवेश के बीच क्या संबंध है, W=V×Q, ये भी हमको पता है विभवांतर की परिभाषा से। अब देखिए यहाँ पे जो है कैसे वो कार्य हो रहा है और कैसे एनर्जी स्टोर हो रही है। सबसे पहले आप ये मानिए, जब कभी भी हम किसी आवेश को किसी पोटेंशियल डिफरेंस में ले जाते हैं तो कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उस पर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। शुरू में जब जो है प्लेटों पे कोई भी आवेश नहीं था तो विभवांतर क्या था, शून्य। विभवांतर शून्य था तो किया गया कार्य क्या हो गया, शून्य हो गया। लेकिन जब आपने फर्स्ट इस Q आवेश का बहुत छोटा हिस्सा, माना कई हिस्सों में बांट दिया, छोटा सा हिस्सा दिया, तब जो इसके प्लेटों के बीच इस V का छोटा सा हिस्सा विभवांतर उत्पन्न हो गया। फिर जैसे जैसे आवेश बढ़ाएंगे आप, वैसे वैसे विभव भी बढ़ता जाएगा प्लेटों के बीच, या विभवांतर बढ़ता जाएगा। और विभवांतर बढ़ता जाएगा तो कार्य क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हमको और अधिक कार्य करना पड़ेगा आवेश की वही बराबर मात्रा डालने के लिए, क्योंकि अभी उसका पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया पहले। इस बात को देखो कैसे समझ सकते हैं, अगर हमने इसको कुछ इस Q का कोई आवेश दिया धनात्मक छोटा सा हिस्सा, दूसरी बार फिर वही धनात्मक हिस्सा दे रहे, तो अब यहाँ पे प्लेट पे पहले से Q आवेश है ना, पहले से इस Q कुछ हिस्सा है, मतलब धनात्मक आवेश का पहले से कुछ आवेश है धनात्मक। अब वो बाद वाले आवेश को क्या करेगा, रिपेल करेगा। उस रिपल्सन के विरुद्ध ही जो है ये बैटरी कार्य कर रही है और वही कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। एक बार फिर से समझिए, हम कहते हैं कि पहले माना छोटा सा इस Q आवेश का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा धनात्मक हिस्सा इस प्लेट को दिया गया, उस पर छोटा सा धन आवेश आ गया है। अब फिर कुछ और आवेश आएगा, क्योंकि उसने अप टू Q तक चार्ज होना है, फिर कुछ और धनात्मक आवेश आएगा तो प्लेट पर मौजूद पहले से जो धनात्मक आवेश है वो बाद वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो धीरे धीरे जो है उसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा, बैटरी को कार्य करना पड़ेगा। और
फिर क्या होगा, जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ेगा तो ये आने वाले चार्ज को जो है और ज्यादा से ज्यादा प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बैटरी को ज्यादा से ज्यादा कार्य करना पड़ेगा और यही कार्य इसकी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये सिंपल मैकेनिज्म था आपका। अब ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा जब कभी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो कैसे होगी, वर्क के रूप में हमको प्राप्त होती है। हम कार्य करते हैं कहीं पे, तीर कमान को हम खींचते हैं, तीर को, तो कुछ कार्य करते हैं खींचने में और वही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। एक सिंपल उदाहरण है हमारे पास स्प्रिंग। स्प्रिंग को दबाया हमने, कार्य किया। स्प्रिंग को हमने खींचा, कार्य किया। तब जो है उसमें एनर्जी स्टोर होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये 11 में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी देखो, और स्प्रिंग अगर खाली रखी गई, सिंपल स्प्रिंग है, ना खींची है ना दबी है, कोई कार्य नहीं हुआ, तो एनर्जी जीरो, कोई एनर्जी नहीं उस स्प्रिंग की। ऐसे ही हमारे पास संधारित्र है, अनावेशित है, कोई आवेश नहीं है उस पे, तो एनर्जी जीरो, कोई एनर्जी नहीं है। जब हम उसको आवेशित कर रहे हैं तो तब उसमें क्या है, तब हमको जो है ऊर्जा मिल रही है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, क्योंकि कार्य करना पड़ रहा है। और जब निरावेशित कर रहे हैं तब भी हमको वो एनर्जी वापस मिल रही है हीट एनर्जी के रूप में। तो कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए वो कार्य जो है स्टोर हो जाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये आप इसको समझ चुके होंगे। स्प्रिंग से भी थोड़ा हम तुलना करके इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, इसमें सिंपल डेरिवेशन की बात आती है। जो आपके पास बुक्स में डेरिवेशन होगा वो जो है इंटीग्रेशन मेथड से है। अब बायो के स्टूडेंट होते हैं हमारे पास, उनके लिए एक सिंपल सा मेथड है। पहले इंटीग्रेशन के नहीं आते थे, अब आने लगे कुछ समय से। इंटीग्रेशन वाला बुक में है और वो आप समझ सकते हैं जो मैथमेटिक्स वाले। लेकिन बायो वालों के लिए देखो एक दूसरा मेथड है उसमें डेरिवेशन का। हम कहते हैं प्रारंभ में चार्जिंग संधारित्र के आवेशित होने के दौरान। तो देखिए आवेशन के दौरान, ये ऐसे भी लिखेंगे कि आवेशन के समय। देखिए प्रारंभ में, पहली केस है प्रारंभ में किया गया कार्य, आवेशित होने में किया गया कार्य, प्रारंभ में किया गया कार्य, माना हमने कहा W1 इज इक्वल टू 0। क्यों, प्रारंभ में, जब शुरू में था, जब इसमें 0 विभव था तो कितना कार्य करना पड़ा, शून्य, कोई कार्य नहीं करना। यानी शुरू में जो आप फर्स्ट चार्ज दोगे इस क्यू का, जो छोटा सा हिस्सा पहला वाला दोगे, वो उसको किसी का विरोध या आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं करना पड़ेगा, किया गया कार्य आपका शून्य होगा। तो वही प्रारंभ में बोले हम, जब t इक्वल टू 0 है। फर्स्ट में किया गया कार्य, प्रारंभ में किया गया कार्य W1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट अंत में किया गया कार्य। अब अंत की बात मैं कर रहा हूं, तो अंत का मतलब ये है कि जब जो है इस कैपेसिटर पे पूरा आवेश Q आ चुका है और उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो चुका है, उस समय की बात है। अंत में किया गया कार्य, इसको हमने क्या माना, W2। W2 इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। से सिंपल आएगा V इंटू क्यू। ये आवेश आ गया, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माना। हम क्या करेंगे, संधारित्र को, अतः संधारित्र को आवेशित किया, क्यों आवेश तक आवेशित या भी विभव तक आवेशित करने में किया गया औसत कार्य। यहाँ पे औसत लेते हैं, औसत कार्य, औसत फर्स्ट और लास्ट का औसत कार्य, जिसको हमने कहा W इक्वल्स W1 प्लस W2 अपॉन 2। ये एवरेज है, तो पता है। W1 मान रखो 0 प्लस Q इंटू V अपॉन 2। W बराबर QV बाई 2। ये किया गया कार्य था फुल V तक संचित करने में, फुल V तक जो है आवेशित करने में। और यही किया गया कार्य हमने कहा क्या होता है, ये देखो परिभाषा से, किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये आप नोट कर लीजिए। तो इसलिए हम लिखेंगे नेक्स्ट, अब देखिए, इसलिए अतः जो है आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, ये लिखो, चूंकि जो है किया गया कार्य बराबर किसके है, स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा कौन सी है, स्प्रिंग में प्रत्यास्थ है, यहाँ पे वैद्युत है, वैद्युत क्षेत्र के रूप में, इसलिए ये नाम आया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा तुल्यता। किया गया कार्य बराबर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो किया गया कार्य W है, इसलिए
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U से दिखाते हैं। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ Q इंटू वी। ये हमारे पास इक्वेशन आएंगे, डेरिवेशन होंगे, हाफ Q इंटू वी। अब इसके अलग अलग फॉर्म हम लिख सकते हैं। Q का वैल्यू मैं यहाँ से रख दूंगा CV, तो क्या हो जाएगा, हाफ Q की जगह CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, और इक्वल्स हाफ Q की जगह हम जो है, अच्छा V की जगह क्या रख सकते हैं यहाँ से, Q अपॉन C। तो V की जगह मैं यहाँ पे Q अपॉन C रखूंगा तो Q स्क्वायर अपॉन C हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये हमारे पास संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के जो है सूत्र आ गया, या गणितीय रूप में कैसे निकालना है उसका मान आ चुका है। और इसके तीन फॉर्मूले, तीनों इक्विवेलेंट हैं, एक आपने डिराइव कर दिया, बाकी हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसका मात्रा क्या होगा, जूल होगा, ऊर्जा सिंपल मात्रा जूल में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर मैं कहूं इनकी जो है प्लेटों के बीच, यहां से देखिए Q इज इक्वल टू सी वी, तो मैं लिख सकता हूँ Q इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी Q और V एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव बढ़ेगा, आवेश कम होगा तो विभव भी कम होता जाएगा। दूसरा एक घात का समीकरण है, तो जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, अगर हम जो है इसका ग्राफ खींचे, यहाँ मैं कहूँ V, यहाँ Q को प्लॉट करूं, तो क्या होगा, कैसे आएगा, सीधी रेखा। ये आपने 10 में पढ़ा है रैखिक समीकरण। ग्राफ खींचूंगा क्योंकि एक घात का समीकरण है और प्रोपोर्शनल है, Q और V का ग्राफ खींचा जाएगा तो वो इस प्रकार से एक सरल रेखा आएगी। अब इस सरल रेखा में देखिए, ऐसे बनाता हूं मैं त्रिभुज, और यहाँ से यहाँ का आवेश माना मैंने कहा Q फॉर एग्जाम्पल, ये भी वो V हो गया है। और अगर इस एरिया की बात करूं, ओ ए बी मान सपोज ओ ए बी, और देखिए एरिया ट्राइंगल ओ ए बी, ये लंब डाला है यहाँ 90, एरिया ट्राइंगल ओ ए बी बराबर क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है ओ बी इंटू हाइट ए बी, हाफ ओ बी माना क्यू आवेश है, क्यू तक आवेश क्या फॉर एग्जाम्पल, और ए बी कितना है वी है, तो हाफ क्यू बी। ये क्या दिखा रहा है, हाफ क्यू बी, फिर से देखिए हाफ क्यू बी, यू को दूसरा डेरिवेशन ये भी हो सकता है, या इसको हम कह सकते हैं कि जब हम जो है संधारित्र के लिए उसके प्लेटों के बीच विभवांतर और उस पे संचित जो है या उसकी प्लेटों को दिया गया आवेश के बीच ग्राफ खींचे, तो उस ग्राफ और जो है आवेश अक्ष के बीच का जो एरिया होता है, ग्राफ और ये एरिया बीच का, वो क्या दिखाएगा, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को शो करता है। ये आप यहाँ से देखिए फॉर्मूला हमको वही मिल गया, फिर से हाफ क्यू भी, क्यू को दिखाने का तरीका ये हम इस ग्राफ से निष्कर्ष निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसमें ये इतने, ये तो बात थी आपके सिलेबस में कितना है, तो आपके सिलेबस में इतना है कि संधारित्र की ऊर्जा और किस प्रकार से। लेकिन अगर आपको इसी में देखिए, अगर हमने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा कल, बहुत सारे संधारित्र लगे हुए हैं हमारे जो है, कोई समांतर में है, कुछ जो है सीरीज में है, तब आप वहां पे नेट वैद्युत स्थिति ऊर्जा कैसे निकालेंगे चार्जिंग में, तो U इक्वल टू क्या लिखेंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन, जिस तरह से जुड़ जाएगा। ये हो गया अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हमारे पास है। उसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब श्रेणी की बात आती है, जब श्रेणी क्रम की बात होगी, तो वहां पे जो है Q क्या होगा, बराबर, सारे संधारित्रों पे Q क्या होगा, बराबर। ये हमने कल बात कर ली, या इसको नियत भी बोल सकते हैं, यानी ये वेरी नहीं करेगा, सारे कैपेसिटर के लिए Q का मान बराबर होगा श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में आपको पता है कि समांतर क्रम दो सेम बिंदुओं के बीच सभी कैपेसिटर को जोड़ते हैं, तो बिंदु की विशेषता V है, तो वहां पे विभव क्या होगा, बराबर होगा या नियत होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। 10 कैपेसिटर है तो 10 के सिरों प्लेटों के बीच विभव क्या होगा, समांतर में समान होगा, और यहाँ पे जो है 10 है तो ये 15 है, तो उनकी जो है प्लेटों पर आवेश क्या होगा, समान होगा, बराबर या नियत। ये आपको ध्यान रखना है जब आप जो है ये फॉर्मूला कर रहे होंगे, अगर न्यूमेरिकल आ गया तो। ये जो है कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं, अगर जो है हमारे पास पैरेलल प्लेट के आगे माना फॉर एग्जांपल, अभी तो है नहीं पर अगर सिलेबस में है नहीं पैरेलल प्लेट, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा देखें कि पैरेलल प्लेट के लिए U निकालना है, U इक्वल टू क्या था, हाफ
क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर ऐसे लिख दूं। हाफ पैरेलल प्लेट के लिए सी का फॉर्मूला कल डेराइव कर रखा है, तो क्या था वो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर। और प्लेट है बिकॉज वी है, बीच की दूरी डी है, तो ई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन डी, वी इक्वल टू ई इंटू डी, तो यहाँ ई इंटू डी आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी की जगह रखो ई डी का होल स्क्वायर अपॉन डी। फिर आगे सॉल्व करेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी स्क्वायर से एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी इंटू ई अपॉन, सॉरी अपॉन में कुछ नहीं आएगा, डी कैंसिल कर दिया हमने, यू आ गया एनर्जी, एक ऐसे लिखने का कारण है। तो ये था पैरेलल प्लेट के लिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लेटों के बीच, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच कितनी एनर्जी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी इंटू ई, जहां प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र है, ए प्लेटों का क्षेत्रफल है, और डी जो है प्लेटों के बीच की दूरी है, ये हम पहले पता है। ये तो हो गया पैरेलल प्लेट की स्थितिज ऊर्जा। अब उसमें एक शब्द और होता है कि ऊर्जा घनत्व, ये प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व प्लेटों के बीच, ऊर्जा घनत्व क्या हो गया, ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम, ऊर्जा या एकांक आयतन की ऊर्जा ऐसे लिखेंगे, इकाई आयतन की या एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा, और एकांक आयतन की ऊर्जा क्या होगी, कुल ऊर्जा बटे आयतन, कुल आयतन कर देंगे, कुल ऊर्जा बटे कुल आयतन, कुल ऊर्जा क्या थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए डी, और आयतन कितना है संधारित्र के लिए, अगर आयतन की बात करूं, ये एरिया प्लेट का ए है और बीच की दूरी डी है, तो आयतन क्या हो गया, ए इंटू डी, आयतन हो गया ए इंटू डी, ए इंटू डी से ए इंटू डी कैंसिल हो गया, ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से दिखाते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो है एनर्जी डेंसिटी आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो यहाँ से आप देख लेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो ऊर्जा घनत्व होता है वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पर निर्भर करता है, न कि उनके एरिया पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर, जबकि धारिता जो है एरिया और प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। तो ये पैरेलल प्लेट संधारित्र के लिए था छोटा सा टॉपिक, ये थोड़ा आप इससे जो है परिचित होना जरूरी था। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं संधारित्र का उपयोग। हम पढ़ चुके संधारित्र का कार्य क्या है, बहुत सारे कार्य हैं इसके, थोड़ा कुछ हम डिस्कस करेंगे संधारित्र के कार्य या उपयोग, यूजेस या एप्लीकेशंस जो आप कहें। सबसे पहले देखिए हमारे पास विभिन्न जो है इलेक्ट्रिकल, सबसे पहला काम तो संधारित्र का क्या है, आवेश का संचय करना है, ये आपको पता है, ये बार बार हम बोल रहे हैं, आवेश का संचय, संचयन आवेश को स्टोर करना, जैसे हम अपनी इमरजेंसी के लिए टंकी में पानी बचा के रखते हैं, काम आते, तो वैसे इमरजेंसी के लिए आवेश का संचय करता है, कि सर्किट में जो है कहीं पे आवेश चाहिए होगा तो ये इसको स्टोर करेगा। एक तो आवेश का संचय कर दिया, आवेश का संचय किया, तो और क्या क्या नेक्स्ट, ऊर्जा का संचय, ऊर्जा का संचय यानी प्लेटों के बीच इसकी स्थितिज ऊर्जा रहती है विद्युत क्षेत्र में, तो ये हो गया ऊर्जा का संचय, आवेश का संचय करता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे हो गया विद्युत मोटर हो गया, पंखे हो गया, और जैसे रेडियो हो गया, परिवर्ती कैपेसिटर होता है रेडियो में, तो मोटर पंखे रेडियो आदि कई उपकरण है हमारे, जिनमें जो है हमको कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती है, बिना उसके ये अच्छे से कार्य ये नहीं करते हैं, ये परफॉर्म नहीं करते हैं। दूसरा आवेश का संचय, या इसमें एक पॉइंट और बोल देते हैं कि आवेश का संचय की जरूरत इसलिए भी पड़ी जहाँ पे हमको जो है बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आवेश रिलीज करना है, वहाँ पे भी कैपेसिटर की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कैमरे की फ्लैश लाइट आप देखते होंगे, अभी तो हम मोबाइल में ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने कैमरे होते थे उनको एक बार बटन दबाओ तो कुछ सेकंड के लिए फ्लैश चमकता था और फिर लाइट बंद हो जाती थी, तो वो काम किसका था, कैपेसिटर का। कैपेसिटर जो है बहुत ज्यादा आवेश को बहुत कम समय में रिलीज कर लेता है, तुरंत एकदम जो है स्पीड से, तो वो भी इसका एक कार्य था, कैपेसिटर का उपयोग में आता है। नेक्स्ट हम बोलेंगे अच्छा डीसी को रोकने में और
या हम कहेंगे डीसी को फिल्टर करने में क्या होता है, ऑसिलेटर हम बाद में पढ़ेंगे। ऑसिलेटर में क्या करेंगे हम, डीसी को एसी में बदलते हैं। तो जब डीसी को एसी में बदलते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो परफेक्ट एसी ना होकर कुछ डीसी कंपोनेंट भी होता है, और उस डीसी कंपोनेंट रोकने के लिए हम जो है कैपेसिटर लगाते हैं, क्योंकि डीसी कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, उसके बाद करंट बंद और एसी बाईपास हो जाता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी का एसी सीधा सीधा निकल जाएगा, डीसी को रोक देगा कैपेसिटर। तो उस काम में भी ये आता है ना, फिल्टर सर्किट में बोलेंगे, फिल्टर परिपथों में, या डीसी को रोकने में ये भी बोलेंगे। करंट हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा, जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, कि विद्युत धारा में या वोल्टेज में जो है कभी कभी क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, कम ज्यादा होता है, उसको रोकने में भी जो है संधारित्र काम आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उपयोग हैं संधारित्रों के। बेसिकली ये एक बहुत छोटी सी डिवाइस है, लेकिन ये हमारे बहुत सारे काम करती है। और संधारित्र का आकार कभी आप देखोगे प्रैक्टिकली रेडियो के अंदर, कुछ नीले पीले होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे, लेकिन काम वो बहुत बड़ा कर रहे हैं। तो इसी के साथ जो है ये संधारित्र की ऊर्जा यहीं पे खत्म होता है, और इसी के साथ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। धन्यवाद।